दोस्तों अब सब लोगों को पता ही होगा कि भारत की तरफ से नेवी के लिए जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा रहा है उसका डिजाइन अब तक फाइनल नहीं हुआ है और इस कारण कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के जो प्रोटोटाइप है वो शायद साल 2028 से पहले तैयार ना हो सके। जबकि दोस्तों एक तरफ जहाँ पे इन एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को लेके इस तरीके का खबर आ रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डिजाइन को लेके भी एक बड़ा खबर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो की भारत में एयरक्राफ्टों के डिजाइन के ऊपर काम करता है वो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के अब तक के जो डिजाइन है उसमें बदलाव करते हुए शायद कोई नए डिजाइन के साथ इन एयरक्राफ्टों को आगे बढ़ाए। दोस्तों एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन के दरमियान एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के एक पोस्टर जारी किया गया था और दोस्तों इस पोस्टर में अब तक जो हमारे सामने ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट दिखाया गया है उससे काफी अलग एयरक्राफ्ट के डिजाइन को प्रदर्शित किया गया था। दोस्तों इस डिजाइन में जो पहले से प्लान किया हुआ एंगल्ड नोज कोन था उसे एक ब्लंट राउंड नोज कोन के द्वारा जहां पे रिप्लेस किया गया तो वहीं पे स्टेल्थ को भी फ्रंटल रेडोम के साथ ऑप्टिमाइज किया गया। और दोस्तों इस नया डिजाइन में पहले जो लीडिंग एज एक्सटेंशन LEX था उसे कैनर्स और डाइवर्टलेट्स सुपरसोनिक इनलेट को बरकरार रखा है। और अधिकारी जो कि इस विषय में जानकारी रखते हैं उनके तरफ से मीडिया को जानकारी दिया गया है कि ये जो नया डिजाइन है यही एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के तरफ से फाइनलाइज करते हुए आगे बढ़ाया जाएगा और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के तरफ से अप्रूवल मिलने के बाद इस नए डिजाइन के तहत ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स आगे बढ़ेगा और इस नए डिजाइन के एयरक्राफ्ट का ही प्रोडक्शन होगा। मतलब दोस्तों अब तक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में हमें जो डिजाइन इंटरनेट में देखने को मिलता था उसमें काफी सारा परिवर्तन करने के साथ साथ थोड़ा बदला हुआ एयरक्राफ्ट को ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में आने वाले समय में बनाया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को ये भी जानकारी बता दूं कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के जो प्राइमरी डिजाइन रिव्यू है ये अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है पर जल्द ही इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। और रिपोर्ट के मुताबिक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को निर्माण करने के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने करीबन 14,000 करोड़ रुपए के बजट को मांगा जाएगा जिसका इस्तेमाल करके इन एयरक्राफ्टों के डिजाइन डेवलपमेंट प्रोटोटाइपों का निर्माण फ्लाइट टेस्ट इवन प्रोडक्शन जैसे कामों को भी अंजाम दिया जाएगा। और दोस्तों साल 2023 के एरो इंडिया एग्जीबिशन के दरमियान जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के नए डिजाइन को दुनिया के सामने लाया गया था या फिर कहे तो जो नया पोस्टर रखा गया था उसे देखते हुए यही अंदाजा लग रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को काफी हद तक राफेल एयरक्राफ्टों के जैसे ही बनाया जा रहा है। खास करके एयरक्राफ्टों में जो डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट है उसे राफेल एयरक्राफ्टों के जैसे ही रखा गया है और इसी कारण इन एयरक्राफ्टों के डिजाइन और राफेल एयरक्राफ्टों के डिजाइन में काफी अधिक सिमिलरिटीज भी गिना जा रहा है। अब दोस्तों इंडियन नेवी ऑलरेडी 26 राफेल M एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर अपना तैयारी कर रहा है और इसे देखते हुए भी हो सकता है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी राफेल के जैसे ही एयरक्राफ्टों को बनाने का प्रयास कर रहा हो। और दोस्तों अगर राफेल एयरक्राफ्टों के डिजाइन और नए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डिजाइन में समानताएं होता है तो इससे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को भी अपने एयरक्राफ्टों को लेकर काफी अधिक पॉजिटिविटी मिलेगा क्योंकि इससे एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के द्वारा खरीदे जाने का संभावनाएं भी बढ़ जाएगा। अब वैसे अगर देखा जाए तो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर ऑलरेडी इंडियन नेवी की तरफ से अपना कमिटमेंट किया जा चुका है और रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन नेवी इनिशियली कम से कम 45 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है जबकि बाद में इंडियन नेवी के बेड़िए में एयरक्राफ्ट कैरियरों की संख्या बढ़ने के साथ साथ ये जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है इसका भी संख्या बढ़ेगा। और रिपोर्ट के मुताबिक जो IAC-2 का निर्माण किया जा रहा है ये निर्माण होने के साथ कम से कम इंडियन नेवी के बेड़े में 100 के आसपास ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। अब दोस्तों एयरक्राफ्टों के डिजाइन में बदलाव किया जा रहा है तो ऑब्वियसली इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इन डिजाइन बदलाव से एयरक्राफ्टों में कई तरीके के नए एडवांसमेंट आएगा। मतलब एयरक्राफ्टों के ताकत में बढ़ोतरी जहाँ पे होगा तो वहीं पे डिजाइन बदलाव के साथ एयरक्राफ्टों को कई तरीके के चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। दोस्तों एडवांटेज में दावा किया जा रहा है कि इससे एयरक्राफ्टों के जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो घटेगा। मतलब एयरक्राफ्टों के जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगा। दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पिछले बार एयरक्राफ्टों के डिजाइन में जो एंगुलर नोज कोन का इस्तेमाल किया गया था उसके मुकाबले में ये जो नया नोज कोन है ये एयरक्राफ्टों के जो स्टेल्थ फीचर है या फिर कहे तो जो रडार क्रॉस सेक्शन है उसे मजबूत करेगा। दूसरे जो एडवांटेज है उससे एक तरीके से एयरक्राफ्ट के जो इंटरनल वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। बेसिकली दोस्तों इस तरीके का जो ब्लॉन्ड नोज कोन होता है वो इंटरनल जो स्पेस है उसे बढ़ाता है और इससे इंटरनली जो एवियोनिक्स और इक्विपमेंटों को स्टोर किया जाता है या उसे प्लेस किया जाता है उसके लिए अधिक जगह मिलेगा। मतलब बड़े आकार के रडार या अन्य इक्विपमेंटों को यहाँ पे आसानी से प्लेस किया जा सकेगा जिससे कि एक तरीके से इन एयरक्राफ्टों को ही बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों तीसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है नया डिजाइन के साथ एयरक्राफ्टों के कॉस्ट में कटौती। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो नया डिजाइन है ये सिंपल डिजाइन है और एक यूजुअल डिजाइन है जिससे कि इन एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने में या प्री प्रोडक्शन
प्रोडक्शन मेंटेनेंस में काफी कम खर्चा होगा, जिससे कि एक तरीके से एयरक्राफ्टों के जो संपूर्ण खर्चा है उसे कम किया जा सकेगा। पर दोस्तों नए डिजाइन में कई तरीके के चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा, जैसे कि दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज है एरोडायनामिक परफॉर्मेंस। अब दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि एयरक्राफ्टों के डिजाइन में अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर बदलाव होता है तो एयरक्राफ्ट के जो एरोडायनामिसिटी है या फिर कहे तो एरोडायनामिक फीचर है उसके ऊपर असर पड़ता है। मतलब दोस्तों अगर इन एयरक्राफ्टों के रेडूम या फिर नोज कोन को बदला जा रहा है तो ऑब्वियसली इसके जो एरोडायनामिक फीचर है उसके ऊपर असर पड़ने वाला है। खास करके इस बदलाव के साथ एयरक्राफ्ट के जो स्पीड और परफॉर्मेंस है उसके ऊपर काफी असर पड़ेगा, जिसके लिए सबसे पहले इस डिजाइन को वैलिडेट करना पड़ेगा और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि डिजाइन के बदलाव के साथ एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस में किसी भी तरीके से कोई भी चेंजेस ना आए। हालांकि दोस्तों संपूर्ण रूप से इस परफॉर्मेंस को सुधारना काफी क्रिटिकल चैलेंज होगा और मुझे लगता नहीं है कि इन चैलेंजेस को दूर किए बिना नया डिजाइन के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी किसी भी तरीके से आगे बढ़ेगा। जबकि दोस्तों इसके अलावा स्टेल्थ भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। हालांकि नया नोज कोन के साथ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट के जो स्टेल्थ फीचर है उसमें बढ़ोतरी होगा, पर वहीं पे डिजाइन में जो नया बदलाव हुआ है उससे कुछ एक्सपर्टों का मानना है कि दूसरे क्षेत्र में एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ के ऊपर असर पड़ेगा और ओवरऑल जो पिछले डिजाइन के रडार क्रॉस सेक्शन है उससे ये नया डिजाइन के रडार क्रॉस सेक्शन थोड़ा बहुत अधिक हो सकता है। मतलब ये पिछले डिजाइन के मुकाबले में कम स्टेल्थी एयरक्राफ्ट हो। और दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज है इन एयरक्राफ्टों के डिजाइन राफेल एम के साथ सिमिलर होना। अब दोस्तों कई सारे क्रिटिक्स और तथाकथित एक्सपर्टों की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को लेके भी सवाल उठाया जाएगा और ये भी सवाल उठाया जाएगा कि क्या भारत राफेल एयरक्राफ्टों को देखते हुए इन एयरक्राफ्टों को बना रहा है। वहीं पे आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे पड़ोसी देशों में किस तरीके से भारत के डेवलपमेंट को लेके जलन होता है, तो ऑब्वियसली हमारे ऐसे पड़ोसी देशों से भी इन एयरक्राफ्टों के डिजाइन को लेके भी सवाल उठ सकता है और एयरक्राफ्टों को कॉपी करके बनाया गया है इस तरीके का भी लांछन लगाया जा सकता है। जबकि वहीं पे भारत में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि भारत के डेवलपमेंट को दो आंख से देख नहीं पाते हैं और उनके तरफ से भी इसी तरीके का सिमिलर क्वेश्चन उठाते हुए ये भी कहा जा सकता है कि भारत अगर राफेल जैसे ही एयरक्राफ्टों को बना रहा है तो इस सेपरेट इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों का क्या जरूरत है, क्यों ना भारत की तरफ से अतिरिक्त मात्रा में राफेल एम एयरक्राफ्टों को ही परचेज कर लिया जाए। हालांकि दोस्तों जो ओवरऑल डिजाइन में परिवर्तन को लेके बातों को रखा जा रहा है ये दर्शाता है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को लेके सिग्निफिकेंट शिफ्ट दिखाया जा रहा है। तो वहीं पे दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि शायद यही एक बड़ा कारण है जिसके वजह से अब तक इन एयरक्राफ्टों के जो प्राइमरी डिजाइन रिव्यू है उसे फाइनलाइज नहीं किया जा सका। हालांकि दोस्तों मेरा मानना यह है कि जल्द से जल्द इन एयरक्राफ्टों को तैयार करना अति आवश्यक है, क्योंकि तभी इन एयरक्राफ्टों के सहारे MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों को समय पे रिटायर किया जा सकेगा। और ऊपर से जिस तरीके से तेज रफ्तार में दूसरे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार करने को लेकर बातों को रखा जा रहा है, उसे देखते हुए भी इन एयरक्राफ्टों को जल्द से जल्द बनाना अति आवश्यक है, तभी इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर पर्याप्त मात्रा में फाइटर एयरक्राफ्ट हो सकेगा। अब दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो अब तक इसे लेके कई तरीके के जानकारी पब्लिक हो चुका है और दोस्तों इन जानकारियों के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है ये सिंगल पायलटेड या फिर कहते हो सिंगल सीटेड फाइटर वेरिएंट में ही होगा और इसका शायद कोई ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंट ना हो। और इन एयरक्राफ्टों के ट्रेनिंग के लिए शायद नेवल तेजस के ट्विन सीटेड वेरिएंटों का या फिर HLFT-42 जैसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाए। वहीं पे दोस्तों एयरक्राफ्टों के आकार को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसका लंबाई करीबन 17 मीटर मतलब 55 फीट 9 इंच के आसपास होगा और अनफोल्डेड कंडीशन में विंग स्पैन करीबन 11.6 मीटर मतलब 38 फीट 1 इंच के आसपास होगा। फोल्डेड कंडीशन में इन एयरक्राफ्टों के विंग स्पैन करीबन 8.3 मीटर मतलब 24 फीट 11 इंच के आसपास होना है और एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट करीबन 14,000 किलोग्राम के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 26,000 किलोग्राम होगा। मतलब दोस्तों ये AMCA एयरक्राफ्टों के मुकाबले में करीबन 1 टन अधिक भारी होगा। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है और इसमें इनिशियली 2 जनरल इलेक्ट्रिक के F414 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन इस्तेमाल करने का इरादा रखा जा रहा है, जो कि ड्राई थ्रस्ट में करीबन 58.5 किलोन्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है और आफ्टर बर्नर के साथ 98 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो वहीं पे लेटर वर्जन में इसमें स्वदेशी 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के अधिकतम रफ्तार माक 1.6 और अधिकतम सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता 18,000 मीटर या फिर कहते हो 60,000 फीट तक होगा। एयरक्राफ्ट करीबन +8G से -3G तक दबाव झेल सकेगा और दोस्तों एयरक्राफ्ट में करीबन 11 हार्ड पॉइंट मतलब 2 विंग टिप में 6 अंडर विंग और 3 अंडर फ्यूसलाज हार्ड पॉइंट होगा, जिसके सहारे ये 7,500 किलोग्राम तक पेलोड को कैरी कर सकेगा। हथियार के रूप में इन एयरक्राफ्टों में एयर टू एयर मिसाइल के हिसाब में NGCCM मतलब भारत के स्वदेशी नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल और अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल करने का बातों को रखा जा रहा है। वहीं पे दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में एंटी शिप मिसाइल के रूप में नेवल एंटी शिप मिसाइल MR और हार्पून जैसे मिसाइलों को इस्तेमाल करने का बातों को रखा जा रहा है और एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ रुद्रम 1 का इस्तेमाल किया जाएगा। और फिलहाल दोस्तों
एवियोनिक्स के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी तो नहीं आया है, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से डेवलप किया हुआ उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार इस्तेमाल करने का प्लान बनाया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के डिजाइन में बदलाव के पीछे असल मकसद क्या है और क्या ये बदलाव भारत के लिए पॉजिटिव होगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।